दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 2022 में रिलीज होने वाली मूवी जया 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 है के बारे में। इसकी IMDb रेटिंग है 7.7। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक कोयला कारखाने में सुपरवाइजर है। उस कारखाने में महिला कर्मचारी कोयले के वितरण में काम करती हैं और विजय उनकी देखरेख करता है। उन्हीं कर्मचारियों में से एक कर्मचारी विजय से बोलती है, विजय भैया, सुना है आपको लड़की हुई है, आपने उसका नाम रख दिया? तो विजय बोलता है, हाँ, 2 दिन पहले ही मुझे एक लड़की हुई है और मैंने उसका नाम भी रख दिया है। सीन यहीं से शिफ्ट होता है और हमें एक छोटी लड़की दिखाई जाती है जो एक पेड़ से फल तोड़ रही होती है। वो छोटी बच्ची विजय की बेटी जया थी। विजय का एक बेटा भी था जिसका नाम जयंत था। विजय हमेशा से एक बैकवर्ड थिंकिंग का आदमी था। विजय सोचता था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उनका जन्म केवल घर के कामकाज के लिए हुआ है और इसी बैकवर्ड सोच के कारण वो जया को थोड़ा बहुत पढ़ाकर फिर उसकी शादी कर देना चाहता था। और इसीलिए विजय बचपन से ही अपनी बेटी जया को दूसरे बच्चों की तरह खेलकूद करने नहीं देता था। अगर जया कोई खिलौना विजय से मांगती तो वो उसे जयंत के खिलौने दे देता था। और सिर्फ खिलौने ही नहीं, वो जया को जयंत के पुराने कपड़े, यहाँ तक कि पुरानी किताबें भी देता था। और उन किताबों की बदौलत ही जया थोड़ा पढ़ लिख लेती थी। लेकिन जब जया बड़ी होती है तो उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट की तो उसके अच्छे मार्क्स के चलते जया को शहर के एक बड़े कॉलेज में स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन उसके घर वाले उसे जाने से मना करते हैं। जया की माँ बोलती हैं कि इतनी पढ़ाई लिखाई करके क्या ही कर लेगी, जया को घर के कामों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन उसके पिताजी बोलते हैं कि जया अच्छे नंबर लाई है और उसका एडमिशन बिना डोनेशन दिए ही हो रहा है, हमें उसे आगे बढ़ाना चाहिए। तभी घर के अंदर जया के मामा आते हैं और वो सबसे बोलते हैं कि जया का इतने दूर जाकर हॉस्टल में रहना सही नहीं है और हर दिन उसे कोई लेकर जाए और आए, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। तो विजय जया के मामा से बोलता है कि जो डिग्री जया लेना चाहती है वो डिग्री उसी कॉलेज में पढ़ाई जाती है। लेकिन जया के मामा बोलते हैं कि डिग्री ही लेनी है ना, तो जया डिग्री किसी भी कॉलेज से ले सकती है, आखिर उसकी शादी ही तो करनी है। तभी जया गुस्से में अपने कमरे से बाहर आ जाती है और विजय से बोलती है कि मुझे BSc एंथ्रोपोलॉजी ही पढ़नी है। लेकिन विजय जया को डांट के भगा देता है और उसका एडमिशन उसके मामा के बताए हुए कॉलेज में करवा देता है। अब जया कॉलेज जाती है और उस कॉलेज का प्रोफेसर कार्तिकेयन जया की क्लास में लेक्चर दे रहा होता है। कार्तिकेयन अपने लेक्चर में औरतों के सम्मान, उनकी भावनाओं और समाज में उनकी इज्जत कैसे बढ़ेगी, इसके बारे में बात करता है। कार्तिकेयन के औरतों के प्रति इतनी इज्जत को देखकर जया उससे काफी प्रभावित होती है और उसे पसंद करने लगती है। धीरे धीरे कार्तिकेयन को भी समझ में आने लगता है कि जया उसे पसंद करती है और इस बात से उसे काफी खुशी होती है। एक दिन कार्तिकेयन जया को बुलाकर पूछता है, जया, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जया इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाती और वहाँ से चली जाती है और क्लास में आकर अपने दोस्तों से इस बारे में बात करने लगती है। जया की फ्रेंड्स भी उसे समझाते हैं कि कार्तिकेयन एक अच्छा आदमी है और वो समाज में औरतों के हाल, उनकी भावनाओं के बारे में अच्छी तरह से जानता है और साथ ही औरतों की इज्जत भी करता है। जया को ये बात समझ में आ जाती है और वो कार्तिकेयन को जाकर अपने दिल की बात बता देती है। कार्तिकेयन ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और इसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। थोड़े समय उनका रिलेशन ठीक चलता है, लेकिन उसके बाद से कार्तिकेयन जया के ऊपर नजर रखना शुरू कर देता है और उसे हर चीज में रोकने टोकने लगता है। कार्तिकेयन बिना जया से पूछे उसके दोस्तों को उसके सोशल मीडिया से ब्लॉक कर देता है और ऐसे ही हर छोटी बड़ी चीजों पर उसे डांटने लगता है। जया धीरे धीरे कार्तिकेयन की हरकतों को समझने लगती है। वो समझ जाती है कि जैसा उसने कार्तिकेयन के बारे में सोचा था, कार्तिकेयन वैसा नहीं है। वो केवल दूसरों के सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और इसके बाद से ही जया और कार्तिकेयन के बीच बात बिगड़ने लगती है। एक दिन कार्तिकेयन जया के ऊपर गुस्से में हाथ उठा देता है, जिसके बाद से दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाता है। और जब ये बात जया के घर वालों को पता चलती है तो विजय जया को उसकी हरकतों के लिए काफी सुनाता है। तभी वहाँ मौजूद जया का मामा कहता है कि चलो कम से कम जान तो छूटी, इससे पहले कि ये खबर फैल जाए इसकी शादी करा दो, वरना हमारी पूरे समाज में बदनामी होगी। विजय जया के मामा की बात मान जाता है और जबरदस्ती उसके लिए लड़का देखना शुरू कर देता है। जया शादी के खिलाफ थी, लेकिन उसे मजबूरन अपने पिता की बात माननी पड़ती है और कुछ ही दिनों में एक फैमिली जया को देखने उसके घर आती है। उस फैमिली में लड़के का नाम राजेश है। राजेश के साथ उसकी बहन राजी, कजिन ब्रदर अवि और उसकी माँ थी। राजेश के कजिन ब्रदर अवि का डिवोर्स हो चुका है। अब राजेश बताता है कि उसका एक पोल्ट्री फार्म का बिजनेस है जिसमें वो अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर लेता है
और यहाँ के आसपास के होटलों में वही डिलीवरी करता है। ये सुनकर जया की फैमिली काफी खुश हो जाती है। इसी बीच जया का भाई बोलता है कि जया शादी के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, लेकिन ये बात जया की माँ को कुछ खास पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि शादी के बाद लड़कियों को पढ़ने की क्या जरूरत है, उन्हें तो बस घर का काम आना चाहिए। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद राजेश और जया की शादी होती है और यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। शादी करके जब जया राजेश के घर आती है तो उसके घर की टूटी फूटी चीजें देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि जब राजेश के घर वाले जया को देखने आए थे तो वो अपने बड़े घर और हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल की काफी तारीफ कर रहे थे। लेकिन जया उसके घर का हाल देखकर सब समझ जाती है। अब धीरे धीरे जया राजेश के घर में एडजस्ट करने लगती है, लेकिन जया को राजेश का व्यवहार बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। राजेश हर रोज एक ही तरह का खाना खाना पसंद करता है। राजेश की माँ काफी मेहनत से उसके लिए खाना बनाती है, लेकिन राजेश को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और वो घर के सामान की तोड़फोड़ करने लगता है। एक दिन जया राजेश के साथ उसके फार्म पर जाती है। वहाँ एक आदमी जिसका नाम नारायण होता है वो राजेश के पास आता है। उसका भी एक पोल्ट्री फार्म है और वो राजेश के व्यापार में कॉम्पिटिटर होता है। नारायण राजेश से बोलता है कि तुम इतने कम दामों में अगर मुर्गी बेचोगे तो हमारे जैसे व्यापारी क्या करेंगे। राजेश बोलता है कि मैंने मुर्गियों को कम दाम में ही बेचा है, तभी तो मेरा व्यापार बढ़ा है, मैं दाम नहीं बढ़ाऊंगा। तो नारायण बोलता है कि अभी मेरा व्यापार डाउन है, अगर तुम उसे खरीद लेते तो मुझे काफी अच्छा लगता। राजेश इस बात का कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से जया को लेकर चला जाता है। घर पहुंचकर जया राजेश के लिए YouTube से देखकर एक खास डिश बनाती है और उसे राजेश को सर्व करती है। राजेश उसे खाता है और जया को गुस्से में एक थप्पड़ मार देता है। राजेश का ये व्यवहार जया को समझ में नहीं आता और थोड़ी देर के बाद जब जया उदास होकर बैठी होती है तब राजेश उसे मनाने जाता है। जया राजेश को सॉरी कहता है और उसे बोलता है कि वो ये सारी बात भूल जाए। इसके बाद राजेश जया को अपने साथ मूवी चलने को बोलता है। जया उसके साथ मूवी देखने चली जाती है। अब धीरे धीरे ये राजेश को एक आदत सी बन जाती है और ऐसे ही हर बार राजेश को जब जब गुस्सा आता है तब वो जया को थप्पड़ मार देता है और जया बेचारी कुछ नहीं कह पाती। लेकिन जब राजेश का अत्याचार बढ़ जाता है तो जया अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है, लेकिन उसकी माँ जया की ही गलती बताते हुए कहती है कि औरतों को ऐसी छोटी छोटी चीजों को अपने घर पर नहीं बतानी चाहिए, उन्हें मिलजुल कर अपने घर परिवार को चलाना चाहिए। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर जया काफी उदास हो जाती है और वो अकेले रहना शुरू कर देती है, खुद के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू कर देती है और खाली समय में वो अपने मोबाइल से वीडियो देखती है और राजेश के आते ही वो मोबाइल बंद कर देती है। दरअसल दोस्तों, जया मोबाइल पर कौन सी वीडियोस देखा करती है ये आपको कहानी में आगे पता चलेगा। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजेश को जया की इस बात से काफी परेशानी होने लगती है। उसे जया पर बहुत गुस्सा आता है और ऐसे ही एक दिन राजेश के घर कोई नहीं होता। जया अकेली अपने घर पर फोन देख रही होती है। तभी राजेश आ जाता है, लेकिन जया को इस बात का पता नहीं चलता कि राजेश घर के अंदर आ गया है। राजेश जया को गुस्से में बोलता है कि तुम हर वक्त फोन ही देखती रहती हो, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? इसके बाद राजेश जया से उसका फोन छीनने लगता है, लेकिन जया भी पूरा जोर लगाती है और वो राजेश को अपना फोन नहीं देती और राजेश के जबरदस्ती करने पर जया उसे कुंफू मास्टर की तरह उसके पेट पर एक लात मारती है, जिससे राजेश थोड़ी दूर जाकर एक टेबल पर गिर जाता है। राजेश को कुछ समझ में नहीं आता कि ये उसके साथ हुआ क्या और वो बिना कुछ बोले घर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, यहाँ हम सबको ये पता चलता है कि जया मोबाइल में कुंफू कराटे की वीडियोस देखती है और उससे प्रैक्टिस करती है। अब राजेश जब अपने फार्म में पहुंचता है तो उसके पेट पे पड़ी लात की वजह से उसे काफी दर्द होता है, लेकिन उसके फार्म में मौजूद वर्कर्स ऐसा समझते हैं कि राजेश थोड़ा परेशान है, क्योंकि वो लोग भी राजेश के बर्ताव को अच्छी तरह से जानते थे कि राजेश जया के साथ काफी लड़ाई झगड़ा करता है और उसे मारता पीटता है। वो लोग राजेश को समझाते हैं कि आप जया भाभी के साथ ऐसा क्यों करते हो, तो राजेश बोलता है कि मैंने गुस्से में उस पर हाथ उठा दिया, जया ने राजेश को लात मारी थी। राजेश उस बात को सबसे छुपाने की कोशिश करता है। इधर घर पर राजेश की माँ और उसकी बहन टूटा हुआ टेबल देखकर ये समझ जाते हैं कि आज भी राजेश ने जया को बहुत बुरी तरह से मारा है। रात को राजेश जब अपने घर आता है तो उसकी माँ उससे पूछती है कि तुमने जया को इतनी बुरी तरह से क्यों मारा। यहाँ पर भी राजेश अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी माँ से झूठ बोलता है कि मुझे गुस्सा आया इसलिए मैंने जया को मारा। अब उस दिन के बाद से राजेश जया से काफी डर डर कर रहने लगता है और ऐसे ही एक दिन राजेश जब अपने बाथरूम में नहा रहा होता है तो वो बाथरूम की दीवार पर पैर के निशान देखकर समझ जाता है कि निशान जया के हैं और वो सोचता है कि वो ऐसा कैसे कर पाती है। अब राजेश ये बात सबसे छुपाता है, लेकिन अपने कजिन अवी को जाकर सारी सच्चाई बता देता है।
अभी राजेश को ये सुझाव देता है कि तुम भी वीडियोस देखकर कराटे की प्रैक्टिस करो और जया को सबक सिखाओ, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि जब कभी भी तुम जया से मुकाबला करो तुम जया का वीडियो बना लेना, ताकि हमारे पास सबूत रहे कि जया भी मारपीट करती है। राजेश अभी की बात मान लेता है और इसके बाद से वो जया से छुप छुप कर कराटे की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो भी इस आर्ट को सीख लेता है। राजेश और जया दोनों ही अपने अपने स्टाइल में एक दूसरे से छुप छुप कर कराटे प्रैक्टिस करते हैं। एक दिन राजेश अपने घर आता है तो उसके घर में जया को छोड़कर कोई नहीं होता। राजेश इस मौके का फायदा उठाता है और अपना फोन एक टेबल के साइड पर रखकर वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और जया को बुलाता है। राजेश जया के साथ छेड़खानी करने लगता है। पहले तो जया कंट्रोल करती है, फिर वो राजेश को जवाब देने के लिए उसके सामने डटकर खड़ी हो जाती है। राजेश जया को एक फाइट के लिए ललकारता है और फिर इसके बाद दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान जया राजेश को ज्यादा चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन राजेश बार बार परेशान करने लगता है। ये देखकर जया उसे बुरी तरह से घायल कर देती है और फिर से एक जोरदार लात राजेश के पेट पर मारती है, जिससे वो टेबल पर जाकर गिरता है और टेबल टूट जाती है। तभी अचानक राजेश की माँ और उसकी बहन वहाँ आ जाते हैं और वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। राजेश की माँ जया के माँ बाप को कॉल करके बुलाती है। अभी भी वहाँ पर आता है। जया के माँ बाप ये सुनकर काफी निराश होते हैं और वो जया को ही डांटने लगते हैं। जया की माँ बोलती है कि राजेश तुम्हारा पति है, अगर वो तुम्हें मार भी दे तो तुम्हें उसके साथ एडजस्ट करना चाहिए। तो जया जवाब देती है कि ऐसे ही अगर मैं उसे मारूं तो उसे भी एडजस्ट करना चाहिए। जया का कड़ा जवाब सुनकर राजेश की माँ बोलती है कि ये तो मेरे बेटे को मार ही डालेगी, मेरा बेटा कितना भोला है, वो कभी कुछ नहीं बोलता, इसीलिए तो ये उसका फायदा उठाती है। जया बोलती है कि पूरे 6 महीने हुए हैं हमारी शादी को, इन 6 महीनों में इन्होंने मुझे 21 बार मारा, तो पूरे साल भर में कितना मारेंगे? तो आप सभी बताइए कि मैं क्या चुपचाप बस इनकी मार खाती रहूं, इनका जवाब ना दूं? राजेश और जया के बीच बात बिगड़ने लगती है तो अभी राजेश को समझाने बाहर लेकर जाता है। अभी राजेश से बोलता है कि तुम जया से माफी मांगो। ये सुनकर राजेश हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैं जाकर उस जया से माफी मांगू, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो अभी उसे बोलता है कि तुम जया से माफी मांग लो, नहीं तो अगर ये बात बाहर गई तो तुम्हारे घर की इज्जत बाजार में बर्बाद हो जाएगी। तुम उससे माफी मांग लो और उससे प्यार का नाटक करो और उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे प्रेग्नेंट कर दो। फिर जया के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा, उसे मजबूरन तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा। फिर तुम जैसा चाहो वैसा सलूक उसके साथ कर सकते हो। राजेश को अभी की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो जया से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाता है। अब घर के अंदर जाकर अभी सबसे बोलता है कि राजेश माफी मांगकर बात को खत्म करना चाहता है और एक नया जीवन शुरू करना चाहता है। अभी जया से भी माफी मांगने के लिए बोलता है और अब दोनों एक दूसरे से माफी मांगकर अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अब राजेश जया का काफी अच्छे से ख्याल रखता है, उसके साथ प्यार से रहता है और गुस्सा भी नहीं करता। एक दिन राजेश जया के पसंद के कपड़े पहनता है और उसे उसके मायके घुमाने ले जाता है। वहाँ भी राजेश जया के साथ काफी अच्छे से रहता है और उसके माता पिता से भी बिना गुस्सा किए हुए बात करता है। जया भी राजेश के व्यवहार से काफी खुश होती है और उस पर भरोसा करने लगती है। इसके बाद राजेश जया को अपने घर वापस लेकर आता है और उसी दिन उन दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती हैं और कुछ ही दिनों में जया गर्भवती भी हो जाती है। एक दिन राजेश जया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वहाँ दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी राजेश के मोबाइल पर अभी का एक वॉइस नोट आता है। राजेश उस वॉइस नोट को ओपन करता है और उसमें अभी राजेश से बोलता है कि क्या हुआ, हमारा प्लान कामयाब हुआ या नहीं। जया ये वॉइस नोट सुन लेती है और राजेश से इसके बारे में पूछने लगती है, लेकिन राजेश कुछ बहाना बनाकर डॉक्टर के पास चला जाता है। जया को राजेश पर डाउट होता है, इसीलिए रात को जया वापस से राजेश से उस वॉइस नोट के बारे में पूछने लगती है कि तुमने और अभी ने कौन सा प्लान बनाया था। राजेश गुस्से में आकर जया को सारी बात बता देता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैंने और अभी ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि मैं तुम्हें प्रेग्नेंट करूंगा ताकि तुम मुझसे हमेशा दब कर रहो और मेरी बात मानो। जया ये सुनकर बहुत दुखी होती है। उसे जैसे इस बात का शौक लग जाता है। उसे भरोसा ही नहीं होता कि राजेश जो अब तक इतना अच्छा था वो ऐसा भी कर सकता है। शॉक लगने के कारण जया बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एक हॉस्पिटल में होती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। जया के होश में आते ही वहाँ मौजूद राजेश और जया के परिवार के सभी लोग जया पर ही उंगली उठाने लगते हैं। विजय बोलता है कि बचपन से मैंने तुम्हें हर चीज की आजादी दी, तुमने जैसे कहा मैंने वैसे तुम्हें पढ़ाया, तुम्हारी अच्छे से शादी कराई, लेकिन तुम ससुराल में जाकर हमारा नाम बदनाम कर रही हो। शायद मेरे लाड़ प्यार के कारण ही तुम ऐसी हो गई हो। जया को ये बात बहुत बुरी लगती है क्योंकि ना ही उसे कभी लाड़ प्यार मिला, ना ही उसे पढ़ाया गया और ना ही उसके मन से उसकी शादी की गई। इसीलिए
इसलिए अब वो फैसला लेती है कि अब वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहेगी, खुद से ही काम करेगी और पैसे कमाएगी और सबसे अलग रहेगी। जया का परिवार भी अब जया के साथ नहीं रहना चाहता, इसलिए जया वहाँ से अकेली ही निकल जाती है और जाकर एक गर्ल्स हॉस्टल में रहने लगती है। जया उस गर्ल्स हॉस्टल में जॉब करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी डिग्री पूरी न होने के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिलती। एक दिन जया की माँ गर्ल्स हॉस्टल में आती है और जया को अपने साथ चलने के लिए बोलती हैं। जया अपनी माँ को देखकर काफी खुश होती है और खुशी खुशी में अपनी माँ के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि जल्दी करो, मुझे तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर वापस अपने घर भी तो जाना है। जया ये सुनकर काफी निराश हो जाती है और वो कहती है कि मैं वापस उस घर में नहीं जाऊंगी। तो जया की माँ बोलती है कि तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना पड़ेगा, नहीं तो हम भी तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। ये कहकर जया की माँ वहाँ से चली जाती है। जया काफी उदास हो जाती है। इसी बीच जया का भाई जया से मिलने आता है। जयंत जया को काफी सपोर्ट करता है और उसे आगे बढ़ने की सलाह देता है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर बैंक से बिजनेस के लिए लोन लेने जाते हैं, लेकिन बैंकर लोन देने के लिए जया से बोलता है कि आपके पास पहले से कोई स्थापित बिजनेस होना चाहिए या फिर आपको किसी स्थापित बिजनेस को खरीदने के लिए लोन चाहिए, तभी लोन दे सकते हैं। जया के पास तो दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसे लोन नहीं मिलता, जिससे जया उदास हो जाती है। अब उसके पास मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, इसलिए वो अपनी हॉस्टल के टेरेस पर जाकर खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ राजेश का मोबाइल बिगड़ जाता है, इसलिए वो उसे बनवाने के लिए एक मोबाइल शॉप पर जाता है और वहाँ मोबाइल देकर घर आ जाता है। उस मोबाइल में जया और राजेश की फाइट की वीडियो होती है, जिसे वो मोबाइल बनाने वाला आदमी देख लेता है और इंटरनेट पर लीक कर देता है। जया और राजेश की फाइट वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। लोग राजेश का मजाक उड़ाने लगते हैं और जया को सपोर्ट करने लगते हैं। राजेश की इज्जत मार्केट में खराब हो चुकी थी, इसलिए वो बेइज्जती सहन नहीं कर पाने के डर से घर से निकलना ही छोड़ देता है और अपने घर पर ही छुपकर बैठ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन राजेश के फार्म का एक आदमी राजेश को कॉल करके बोलता है कि अब हमें पोल्ट्री फार्म के बिजनेस में काफी लॉस हो रहा है। आसपास की होटल वालों ने भी अब हमसे मुर्गियां लेना बंद कर दी हैं। राजेश ये सुनकर काफी दुखी होता है। वो हिम्मत करके अपने फार्म पर जाता है, जहां राजेश को ये पता चलता है कि आसपास के बड़े बड़े होटलों में नारायण उससे भी कम दाम पर मुर्गियां सप्लाई कर रहा है। राजेश ये सुनकर काफी हैरान होता है। वो सोचता है कि नारायण तो कुछ दिन पहले अपना बिजनेस मुझे बेच रहा था, अचानक उसमें इतनी हिम्मत कहां से आ गई। लेकिन राजेश इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वकील को कॉल करके उसके पास जाकर जया से डिवोर्स लेने के लिए अपील करता है। पहले तो वकील भी राजेश की वो वीडियो देखकर राजेश का काफी मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर वो उसे समझाता है कि हम इस वीडियो को प्रूफ के तौर पर उपयोग करेंगे और घरेलू हिंसा का मुद्दा बनाकर जया से डिवोर्स ले लेंगे। इसके बाद राजेश वहाँ से चला जाता है। अब धीरे धीरे वो समय भी नजदीक आता है कि जब राजेश और जया की कोर्ट में हियरिंग थी, लेकिन हियरिंग से बस एक रात पहले राजेश अपने पोल्ट्री फार्म जाता है और वहाँ काम करने वाले अपने आदमियों के साथ बैठता है। राजेश के आदमी राजेश से कहते हैं कि इस नारायण का कुछ करना होगा, क्योंकि इसका काम बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है, ये हमारे कस्टमर्स छीन लेगा। लेकिन राजेश बोलता है नारायण को मैं देखता हूँ। तो उसके आदमी बोलते हैं कि भैया आप अपने कोर्ट का केस देखो, इस नारायण को हम देख लेंगे। उसके बाद अगले दिन राजेश और जया कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं और राजेश और जया दोनों की बात सुनने के बाद जज को यकीन हो जाता है कि इन सब में राजेश की ही गलती है। लेकिन फिर भी जज इन दोनों को एक बार आपस में बात करके अपना फाइनल डिसीजन सुनाने को बोलती है। बाहर आने के बाद जया राजेश से पूछती है कि तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है और तुम मुर्गियों को कितने दामों में बेच रहे हो। तो राजेश बोलता है बिजनेस ठीक चल रहा है और अभी मैं मुर्गियों को 125 रुपए में बेच रहा हूँ। तो जया बोलती है कि तुम 125 में बेच रहे हो, मैं तो 115 में ही बेच रही हूँ। ये बोलकर जया डिवोर्स के पेपर पर साइन कर देती है। लेकिन जया की ये बात सुनकर राजेश को शॉक लगता है। इधर जब राजेश के आदमी नारायण को पीटने जाते हैं तो नारायण बोलता है कि अब इस पोल्ट्री फार्म का मालिक मैं नहीं हूँ, अब इसकी मालकिन तो जया है। और यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब जया सुसाइड करने जा रही थी तब उसे उस बैंकर जिससे वो लोन लेने गई थी उसकी बात याद आती है कि उसने बोला था कि कोई स्थापित बिजनेस को खरीदना हो तब लोन मिल सकता है। तो जया ने लोन लेकर नारायण का पोल्ट्री फार्म खरीद लिया था और उसकी मालकिन बन गई थी। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और जया राजेश के आदमियों के सामने आती है और उन सब की खूब धुनाई कर देती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म होती है।
तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी मूवीज के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी रोचक और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।